चलो देखो, हम कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी में मैंने बताया था बेटा कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन उनकी फिलॉसफी के हिसाब से हमने उनको सोशलिस्टिक, ठीक है, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया हुआ है। इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब सोशलिस्टिक में हमने जो डील किए थे बेटा 36 से मैं बता रही हूँ तुमको। 36 में है स्टेट की डेफिनेशन, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि जो स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 3 में दी गई है, ठीक है, वही स्टेट की डेफिनेशन जो है वो पार्ट 4 में भी दी गई है, ठीक है। पार्ट 3 में जो दी गई है वही पार्ट 4 में है। फिर है आर्टिकल 37 में बेटा सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं दीज आर नॉन एनफोर्सिएबल, ठीक है, नॉट एनफोर्सिएबल या नॉन एनफोर्सिएबल, मतलब इनके वायलेशन के लिए यू कैन गो टू कोर्ट, क्योंकि इनकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ तक है, ठीक है। आर्टिकल 38 हमने पढ़ा था, वो भी मैंने बता दिया था कि आर्टिकल 38 बताता है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, कि स्टेट को अपनी जो स्टेट है उसके सिटीजन्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनानी है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट जो है ये सिक्योर करेगा, क्या क्या सिक्योर करेगा, मैंने बताया था कि राइट टू लिवलीहुड और ये सब स्टेट टू सिक्योर। और इसमें मैंने बताया था ए बी सी डी ई और एफ। अब ए बी सी डी ई एफ में लिखा हुआ क्या है, ए में लिखा हुआ है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ सिटीजन लिवलीहुड, ठीक है। ए में लिखा हुआ है राइट टू लिवलीहुड, यानी सभी को जीविका का अधिकार है, यानी कि उनको रोजगार का अधिकार है, और स्टेट जो है वो कोशिश करेगा कि उनको रोजगार प्रॉपर वे में दिया जाए। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बी में दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये हम पहले लिख चुके हैं। सी में दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सी में है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा जो है मनी वो इकट्ठी नहीं कर सकते, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये जो बड़े बड़े स्कैम होते हैं उसके यहाँ पे इतना पैसा पाया गया, उसे अभी ईडी ने वहां नोटिस भेजा वहां नोटिस भेजा, तो ये प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ के अंदर ही आता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। फिर डी मैंने बताया था, डी में था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जिस काम के लिए महिला को जितना, मतलब मेल जो है उसको जितना मिल रहा है उसी काम के लिए फीमेल को भी उतना ही मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये अप्लाई ढंग से नहीं होता, क्योंकि फीमेल को ऑब्वियसली कम सैलरी पर रख लेते हैं वो, और जितना मेल को दे रहे हैं वो सैलरी का गैप जो है हमारे यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये आया है इक्वल पे फॉर इक्वल एक्ट, तो बेटा इसके अंदर कुछ एक्ट भी आए हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। फिर हमने किया था क्या 39A, 39A कहता है बेटा फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का क्या मतलब है कि जो लोग, बेटा क्या होता है कि कुछ बहुत गरीब रहते हैं, वो अगर उनको अपना केस वगैरह डालना है कोर्ट में, तो वो क्या करते हैं, उनको पैसे नहीं होते वकील को देने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फ्री लीगल एड का इन्होंने 39A बाद में जोड़ा था अंदर, इसमें पहले नहीं था ओरिजिनली, बाद में ये इसमें अमेंड करके डाला गया फ्री लीगल एड का, कि स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, तभी जो सरकारी वकीलों वाला कॉन्सेप्ट है वो आया है, ठीक है, कि जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता उसको गवर्नमेंट का वकील दिया जाता है। गवर्नमेंट का वकील ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए एग्जाम दिया जाता होता है,
वो जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है, तब आप गवर्नमेंट वकील बनते हैं। तो आपकी जो सैलरी है वो आपको गवर्नमेंट देगी। बाकी आप जो भी गवर्नमेंट कहेगी, जैसे कि भाई कोई पर्सन है XYZ और उसको उसका कोई केस है और उसको कोई वकील नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है उसके पास इतने कि वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको सरकारी वकील दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं तुम्हें बात कहूँ, जैसे कि ये है फसाद वगैरह, जो टेररिस्ट रहे हैं जिनको फांसी हो गई, तो इनके टाइम पे भी बेसिकली हमारे यहाँ तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। वैसे वकील जरूरी नहीं कि टेररिस्ट को दिया जाए, बट फिर भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन निर्भया केस या अदर केस जो कि हाई प्रोफाइल केस रहते हैं, उसमें वकील देने से मना कर देते हैं कि हम इनका केस नहीं लड़ रहे हैं, वकील ही मना कर देते हैं कि हम नहीं लड़ रहे हैं तो क्रिमिनल है, ये दिख रहा है सबको। इवन इन निर्भया के केस में जो उनको जिस वकील ने केस लिया था ना उन लोगों का, तो उसको वकील को भी धमकी आई थी कि केस विड्रॉ कर लो, तुम कैसे ले सकते हो, कितने बेशरम आदमी है कि केस ले लिया इनका। बट इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट कि उनको भी वकील प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, प्रोवाइड कराया, वही फैक्ट एस्टैब्लिश हुए और ये सारी चीजें एस्टैब्लिश हुई, वो निर्दोष, वो दोषी साबित हुए और उनको अल्टीमेटली फांसी की सजा हो गई। ठीक है, तो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 39A। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि फ्री लीगल एड इज डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल, इन विच पार्ट। तो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 48 देखते हैं अभी क्या कहता है। आर्टिकल 41। तो बेटा हमारे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन है, कौन से आर्टिकल में पढ़ा था हमने? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। याद रखना 21A में कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन। कौन से एक्ट के थ्रू आया है ये, कौन से एक्ट के थ्रू अप्लाई होगा? 2009 में आया था बेटा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, उसके हिसाब से ये अप्लाई हुआ है। लेकिन इससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन का प्रोविजन है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 41 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट टू सिक्योर, हाँ, स्टेट टू सिक्योर right to work, state to secure right to work, education, ठीक है, right to work, education and public assistance in cases of अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस हैं तो स्टेट जो है वो कोशिश करेगा कि सबसे पहले तो सिटीजन्स को राइट टू वर्क यानी वर्क प्रोवाइड कराए, और एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर ही, मतलब इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर तो दे शुड प्रोवाइड राइट टू वर्क और एजुकेशन टू द सिटीजन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 42 कहता है, आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। तुमको पता है जब ब्रिटिशर्स काम करवाते थे तो किस तरह से करवाते थे? कभी फिल्मों में देखा है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, वर्क एंड मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी कहाँ गया? जस्ट एंड ह्यूमन मैटरनिटी रिलीफ।
ये लिखा हुआ है आर्टिकल 42 में। अब इसे जल्दी से समझ लो कि क्या है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन का मतलब क्या है बेटा? फेयर कंडीशंस और ह्यूमन कंडीशन, यानी कि काम करने योग्य कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि माइंस में कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाता है, पता है ना तुम्हें, चाइल्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट, कि 14 साल से कम एज के बच्चों को माइंस वगैरह में हैजार्डियस जगह पर नहीं लगाया जाता, और अब वो एज कितनी कर दी गई है? अब बढ़ा दी गई है, ठीक है। हाँ, अब तो हैजार्डियस जगह पे 18 से कम के जो बच्चे हैं उनको नहीं लगाते, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब ब्रिटिशर्स काम करवाते थे तो बेटा वर्क आवर कुछ नहीं था, 12-12 घंटे काम करवाना है बच्चों से, विमेन से, ठीक है। इतना 16-16 घंटे भी काम करवाते थे, कभी कभी तो मॉर्निंग से रात तक लगे हुए हैं, सोने का ही टाइम मिलता था। और कंडीशन ऐसी होती थी वहां पे, सैनिटेशन प्रॉपरली, सफाई नहीं होती थी फैक्ट्रीज में, और उनको मतलब खाने के लिए वैसे मतलब जो कंडीशंस होती थी, जैसे कि सफाई की, सैनिटेशन, प्रॉपर हवा साफ हो, वेंटिलेटेड हो वहां पर, और वहां पर मौत भी हो जाती थी और बहुत बीमारियां होती थी पहले जब फैक्ट्रीज में काम करते थे, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ पे तो है कॉन्सेप्ट 42 में, आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क की कंडीशन जो है जस्ट और ह्यूमन होनी चाहिए, रहने योग्य होनी चाहिए। वहां पे किसी की मृत्यु हुई तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, पता है ना तुम्हें, भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह देखी हो तुमने, याद हो तुम्हें। तो कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन, वेंटिलेशन, रहने की कंडीशन, और वर्क आवर भी बताए 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स से ज्यादा काम नहीं, और अगर 8 आवर्स से ज्यादा आप काम कर रहे हैं तो उसे ओवर टाइम देंगे। 16 घंटे काम करवा रहे हैं, सैलरी उतनी है, ठीक है। लेकिन अब क्या कॉन्सेप्ट है, 9 to 5 जॉब करवाओ और सैलरी उस हिसाब से दो। अगर आप उससे 9 to 5 की जॉब से ज्यादा काम करवा रहे हो तो उसे ओवर टाइम दोगे, ठीक है। तो ये एक्ट में लिखा हुआ है। और फिर आया बेटा मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ का क्या मतलब बेटा? जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो काम करती है, ठीक है, तो उनको जब अगर उनको डिलीवरी का टाइम होता है और वो डिलीवरी हो जाती है उनकी, प्रेग्नेंट लेडीज की, उसके बाद उनकी जॉब चली जाती थी, 5 मिनट बस, तो उनकी जॉब चली जाती थी, ठीक है। तो उसको देखते हुए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया बेटा। कौन सा? इसका नाम याद रखना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये था अभी ये वो 2017 में भी बेटा ये अमेंड हुआ है, 1961 में आया था, ठीक है, 1961 में। इसके तहत क्या है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है और वो उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो डिलीवरी के टाइम पीरियड का जो रहेगा वो रिलीफ मतलब लीव रहेगी उसकी, वो जॉब नहीं छीन सकते आप उससे। ये रहता है ना कि काम पे से हटा दिया, काम पे से नहीं हटा सकते। जो लीव होती है ना मैटरनिटी बेनिफिट की, वो लीव दी जाएगी उनको, ठीक है, कि उस टाइम के बाद जब वो ठीक होकर आ जाएंगी पोस्ट डिलीवरी, तब वो काम ज्वाइन कर सकती है, नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके प्रोविजन कल बिल्कुल अच्छे से करेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में और क्या प्रोविजन है, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लिख लेना, दोनों आर्टिकल आज नए हैं ये, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।